नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद दीपक पर। और आज मैं आपके लिए एक नोटिफिकेशन पर चर्चा करने आया हूं, जो कि हमारा है सीजीएल का। हाँ दोस्तों, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 21 तारीख 5वां महीना 2026 ये हमारा आज आउट हुआ है। हाँ, तो देखते हैं दोस्तों इसमें कितनी वैकेंसीज है, क्या कुछ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो कब से है। जिसकी नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस तो 21 से ही स्टार्ट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आप 22 जून तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और 23 जून तक आपकी जो फ़ी है वो मतलब आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो टेंटेटिव शेड्यूल आया है टीयर 1 के लिए, वो अगस्त सितंबर के आसपास आपका फर्स्ट पेपर होगा और टीयर 2 के लिए जो आपका आया है वो दिसंबर 2026 में आपका ले लिया जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ तक इसमें दी गई हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आती है और क्या कुछ रहता है इसमें। तो पे लेवल 8 के अनुसार है आपके 47,600 से 1,51,100 तक आपकी वैकेंसीज में मतलब सैलरी रह सकती है पे लेवल 8 में। तो इसमें जो वैकेंसीज है वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, सेंट्रल काडर का है ये इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर CAG जो होता है उसके अंडर में आप काम करोगे। ग्रुप बी की नॉन ग्रेजुएटेड आपकी ये पोस्ट है। इसमें आपकी एज 18 से 30 तक है। फिर बताता हूँ मैं लास्ट में इसमें मतलब किस किस को कितनी कितनी एज की छूट होगी। नेक्स्ट है इसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट काडर, ये भी ग्रुप बी है, 18 से 30 एज इसमें है। फिर है आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट काडर, ये भी आपकी ग्रुप बी की जॉब है और 18 से 30 इसमें भी एज है। नेक्स्ट है पे लेवल 7 की, यानी जिसकी डाउन रैंक आती है उनको कुछ इनमें से पोस्ट मिलती हैं। ये सब की सब यहाँ पे ग्रुप बी की हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, बट इनके जो डिपार्टमेंट है वो अलग रहा है। जैसे यहाँ पे सेंट्रल सेक्रेटरीट है सर्विस का, वहाँ पे ग्रुप बी की आपको जॉब मिलेगी। यहाँ पे आईबी में और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, यानी अलग अलग में आपको मिलती रहेगी। एज का क्राइटेरिया यहाँ आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अलग अलग है। ये इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स हैं, इंस्पेक्टर आपका सेंट्रल एक्साइज है, ये भी ग्रुप बी में आपके वहाँ काउंट होते हैं। इंस्पेक्टर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इंस्पेक्टर पोस्ट, इंस्पेक्टर पे लेवल 6 में आपका असिस्टेंट एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अदर डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी, ये सब आपकी वैकेंसीज हैं। पे लेवल 5 की भी इसमें ऑडिटर जिसको आप बोलते हैं, ग्रुप सी की इसमें काउंट करते हैं। आप देखते हैं पे लेवल 4 की भी आती है इसमें। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ हम देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो है, एक मिनट, यहाँ पे है हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं एक बार। ये देखो, एज लिमिट फॉर द पोस्ट विच एज लिमिट इज 18 to 27 है, तो आप इसके बीच में होने चाहिए 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2008 के बीच में। अगर आपकी एज 20 से 30 के बीच में अगर आप इस पोस्ट के लिए कोई अप्लाई कर रहे हो तो आपके बीच में ये वाला एज पोर्शन आएगा। नेक्स्ट है आपका, ये देखो, ये है छूट का क्राइटेरिया। जो SC/ST कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको 5 साल की छूट होगी। जो OBC के एस्पिरेंट्स हैं उनको 3 ईयर्स की छूट होगी। PWD में आपको 10 ईयर की, PWD OBC हैं तो 13 ईयर्स की, और PWD आप SC/ST हैं तो आपको 15 ईयर्स तक की एज में छूट होगी। नेक्स्ट है ग्रुप सी के लिए, आप देख सकते हैं सिविलियन के लिए 40 ईयर्स तक आपने यहाँ दिखा दिया। फिर देखते हैं इनका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या रहता है। एक्सप्लेनेशन, भाई 132 पेज का नोटिफिकेशन है, टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। एग्ज़ाम देख लेते हैं एक बार यहाँ पे हम।
ये क्या किया है इन्होंने भाई, कैटेगरीज बेंचमार्क डिजिबिलिटी टेक्नोलॉजी विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड। एक मिनट। नेक्स्ट है आपका एग्ज़ाम प्रोसेस, देख लेते हैं भाई हम सीधा। ये रहा हमारा, यानी किस किस क्वालिफ़िकेशन को अपने अहमियत दी गई है और किस पोस्ट के लिए। जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है सेंट्रल कार्डर के लिए, तो आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी। अगर डिज़ायरेबल है तो आप क्या होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर्स इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़। यानी सिंपल आपके पास में ग्रेजुएशन हो, बीए बीएससी जो भी है। अगर आप असिस्टेंट मतलब ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास में ये असेंशियल से अलग है डिज़ायरेबल, ये हो तो काम थोड़ा सा आपका आसान हो जाता है। फिर है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कार्डर, इसमें भी आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और सेकंड मांग रखा है इन्होंने प्रोफिशिएंसी इन रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। जहाँ भी स्टेट में आपकी एलोकेशन होगी, कोई स्टेट आपको एलोकेट किया जाएगा, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। एबिलिटी होनी चाहिए रीड करने की, राइट करने की और स्पीकिंग की। अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विद प्रोफिशिएंसी एट मेट्रिकुलेशन लेवल, यानी कि 10th बेस तक जिस भी कार्डर में आप अप्लाई करोगे उसका लैंग्वेज का थोड़ा सा ज्ञान आपको होना चाहिए। डिज़ायरेबल में वही जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए था, चार्टर्ड अकाउंटेंट वही आपका है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट, कंपनी सेक्रेटरी, मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आपके पास में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसके लिए भी कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन आपके लिए मांगी गई है, वही जो मैंने पीछे एक्सप्लेन करी है वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। नॉर्मल आपके पास में बैचलर डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट है डिज़ायरेबल, वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। फिर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो आपके पास में बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है, बट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड, आपके पास में 60% मार्क्स होने चाहिए मैथ में। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, अगर आपके मतलब जो पहले वाली शर्त है वो पूरी नहीं है तो आप बैचलर डिग्री भी कर रहे हो और साथ में स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट हो डिग्री लेवल पर। फिर इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, इसमें भी आपके स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स को थोड़ी सी अहमियत दी गई है। नेक्स्ट है ऑल अदर पोस्टेज, जितनी भी आपकी अदर वैकेंसीज बची हैं उनके लिए आपके पास में सिंपल बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यानी जो ऊपर मैंने बताई है क्वालिफ़िकेशन, कुछ विशेष पोस्ट के लिए विशेष मांगी गई है, डिज़ायरेबल है, बाकी सब में आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें अप्लाई करने की प्रोसेस आपको बताई गई है। या आप जब साइट ओपन करोगे OTR आपने एक रजिस्ट्रेशन करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपकी जो फ़ोटो वगैरह है आपने ढंग से अपलोड करनी है। एंश्योर, देखो कुछ ऐसी जो चीज़ें दी गई है ना, ये एक बार आप रीड कर लेना नोटिफिकेशन में। फाइंड ए प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, आपका फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है पीछे प्लेन हो, लाइट हो। एंश्योर द कैमरा इज़ एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फ़ोटो, आपके आई लेवल में कैमरा होना चाहिए, पहले आप एडजस्ट करो कैमरा को फिर फ़ोटो लेनी है आपने। पोजीशन हिमसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड, और सीधा आपने देखना है, कुछ ऐसा इसमें दिया गया है। जो शर्तें हैं वो एक बार ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है फ़ोटो का जो इन्होंने दिया है वो कितना है, जेपीजी फॉर्मेट, आपका जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए 10 से 20 KB के बीच में। इमेज डायमेंशंस ऑफ द सिग्नेचर शुड बी अबाउट 6 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर आपकी हाइट। ये आप फोटोग्राफ का थोड़ा सा अनुमान लगाएंगे, 6 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर आपकी हाइट और विड्थ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है, और वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंग टू SCs STs, पर्सन विद डिजेबिलिटी, बेंचमार्क से जितने भी और एक्स सर्विसमैन हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, उनकी फ़ीस की छूट है यहाँ पे। नेक्स्ट है 23/6, ये आपकी मतलब इससे पहले पहले आपने फ़ीस पे करनी है। और इसमें ये क्या है, द कमीशन विल ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेज ऑफ 2000
200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 500 फॉर मेकिंग करेक्शन। यानी आप जब करेक्ट करके अपनी दोबारा एप्लीकेशन फिल करोगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी, ये है वो। नेक्स्ट है आपके एग्जामिनेशन सेंटर है, कहाँ कहाँ आ सकते हैं आप। एक बार एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से मैं स्लो करता हूँ थोड़ा सा, लिस्ट में देखते रहना। ये आपके वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स में कौन कौन से सेंटर है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको नॉर्थ रीजन का बता देता हूँ, जैसे दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, और नॉर्दर्न रीजन में आपका देहरादून है, हल्द्वानी है, रुड़की है, बीकानेर है, उदयपुर है, जयपुर है, दिल्ली है और सीकर है। और आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है उसमें चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, इसमें शहर देखते हैं। चंडीगढ़ है, मोहाली है, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, शिमला, जम्मू, संबा, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, बठिंडा, ये आपके सेंटर रहेंगे। बाकी आप नीचे जो मैंने लिस्ट अभी इसमें स्क्रॉल कर रहा हूँ उसमें आप देखते रह सकते हैं, पॉज करके वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, आपका टीयर 1, टीयर 2 ये रहे। देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये देखो, ये है दोस्तों आपका टीयर 1। टीयर 1 में आपका जो रीजनिंग है वो 25 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के और 50 मार्क्स के होते हैं। फिर आपके जीएस के 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। मैथ आपका 25 मार्क्स का आता है, 50 मार्क्स 25 क्वेश्चन रहते हैं और 50 मार्क्स आपके उनके टोटल होते हैं। और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है, जो आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है उसमें भी वही 25 और 50 वाला रहता है। 1 आवर विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 15 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट। यानी कि अगर आपको इस पूरे पेपर में 1 घंटा मिल रहा है तो आपको सेक्शनल टाइम मिलेगा। यानी कि जीएस के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति की जीएस मजबूत हो, 15 मिनट में कर लिया उसने, 15 मिनट से पहले भी, लेकिन उसकी रीजनिंग वीक है तो वो अपने उस बचे हुए टाइम को यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ सेक्शनल टाइम का मतलब है, 1 मिनट बता देता हूँ आपको यहाँ पे, सॉरी अभी बता देता हूँ मैं। ये देखो, बाई चांस आपने अपने जीएस के क्वेश्चन कर लिए मतलब 10 मिनट में, आपके बचे 5 मिनट, तो आपको 5 मिनट वहीं पे वेट करना पड़ेगा। आप जो मैथ वाला पोर्शन है उसमें ये 5 मिनट को नहीं लेके जा सकते। ये सबसे बड़ा अभी इसमें मतलब थोड़ा सा कठिन बनाता है इसको पेपर को पहले की तुलना में। अब देखते हैं टीयर 2 में क्या है। टीयर 2 में आपका मैथमेटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस आएगा। पेपर 1 होगा आपका, उसमें सेशन 1 है जो आपका लगभग 2 घंटे 15 मिनट का है। वही आपको सेक्शनल मिलेगा 30 मिनट प्रति सेक्शन। टोटल 60 मार्क्स का रहेगा, 30-30 मार्क्स का दोनों है। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन 2 होगा वो आपके इंग्लिश चेक करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस। जो आपकी इंग्लिश है वो रहेगी आपकी 45 मार्क्स की, 25 मार्क्स का आपका मतलब क्या बोलते हैं इसको, जीएस रहेगा। और वही फिर आपका यहाँ भी सेक्शनल टाइम एलोकेशन है, आपको कितना है 40 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड 20 मिनट्स फॉर सब्जेक्ट बी जनरल अवेयरनेस। आई थिंक आपको ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ गई होगी। और सेक्शन 3 आपका जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है वो होगा, कंप्यूटर वर्क आपको आना ही आना चाहिए, 15 मिनट का होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 4, तो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपका होगा। और ये कुछ जो विशेष पेपर हैं उनके लिए है, जो स्टैटिस्टिक्स वाले हैं, जो मैंने स्पेशल पोस्टेज आपको बताई थी, अलग अलग वैकेंसीज, जनरल स्टडीज़, फाइनेंस वगैरह ये सब। तो सेक्शन 1 सेक्शन ए ये इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, सेक्शन 3 में आपका ये बताई दिया मैंने आपको क्या क्या आएगा। और दोस्तों इसमें इनका सिलेबस एक बार मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। इंडिकेटिव सिलेबस है टीयर 1 के लिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। आपका इसमें क्या क्या आएगा, नॉन वर्बल एंड वर्बल बोथ टाइप की रीजनिंग आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस है, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी,
डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज। ये आपको जितने भी टॉपिक दिखाई दे रहे हैं इनको आपने मजबूती से तैयार करना है, वेन डायग्राम वगैरह। और फिर आएगा आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपके वही नॉर्मली सब्जेक्ट कवर होते हैं। जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। Questions will be also be designed to test knowledge of current events of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be extended to the uneducated person। ये आपको यही चीज़ें आपको कई बार CAPF या अन्य एग्जाम्स वगैरह में लिखी देखने को मिलेगी। यानी कई बार लिखा होता है कि जो जनरल साइंस आएगी आपकी वो ऐसी आएगी कि आप मॉडर्न डे लाइफ है जो आपकी या आपकी नॉर्मल डे लाइफ है उसमें उसको यूज़ करते हो, आपको उस चीज़ की नॉलेज है या नहीं। ठीक वैसे ही यहाँ पे एक ग्रेजुएट पर्सन से उम्मीद जो की जाती है कि एजुकेटेड पर्सन एक चीज़ों को समझ रखेगा, वे चीज़ें आपके लिए यहाँ पे होनी चाहिए। फिर भी अगर हम मान के चले सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे इसमें, तो मैं बताऊँगा आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब आपके यहाँ टॉपिक होंगे। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ स्पष्ट, तो जितने मैंने टॉपिक यहाँ पे जीएस के बताए हैं इन सब का वन स्टॉप सॉल्यूशन आप मेरे चैनल से कर सकते हो, जीएस विद दीपक से। अगर आप जीएस विद दीपक से कर लेते हो तो मैं आपको 100% तो नहीं कह सकता भाई, लेकिन हाँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा हाई रखना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि हम झूठे साबित हों बाद में। लेकिन हाँ, यहाँ से आप अगर जीएस करते हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपके जितने भी अदर टॉपिक है कल्चर वगैरह, अगर 25 क्वेश्चन आते हैं और करंट वाले छोड़ दूँ मैं, तो आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन आए, 5 करंट के ऐड कर दिए, तो यहाँ से 12 या 13 क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर पाओगे, मैं आपको ये कह सकता हूँ। बाकी ये मैथ का सिलेबस है, नीचे आप देख सकते हो, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन वगैरह। टीयर 2 का भी वैसा ही कुछ सिलेबस है, नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ये आपके मैथ के टॉपिक है, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। पार्ट 2 जो आपका रीजनिंग सेंट्रल इंटेलिजेंस है, ये वही टॉपिक है जो आपके लगभग टीयर 1 में है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इसमें दिया होगा, आप ध्यान से चेक कर सकते हैं एक बार। फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, और पार्ट 2 में जो सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का, जनरल अवेयरनेस का जो ये वाला पोर्शन है ये मैं आपको अपने चैनल से पूरा का पूरा कवर करके दे सकता हूँ। और कंप्यूटर नॉलेज है, ये आपको भाई आना ही चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो। जैसे कंप्यूटर बेसिक्स हैं, सॉफ्टवेयर है, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स है, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। ये टॉपिक थोड़ा सा आपकी जनरल डे लाइफ है, जो आपकी जनरल लाइफ है उसमें भी जो आप सामान्य तौर पर जीवन जी रहे हैं उसके अंदर आज इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है, तो आपको वैसे भी आना चाहिए अगर आप इसमें नहीं हो। ये जो स्टैटिस्टिक्स वाला है, सांख्यिकी का पेपर होता है, ये थोड़ा सा अलग है, आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने जितना यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट लगा बता दिया। आगे आप स्क्रॉल करते रहिए, पढ़ते रहिए। जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी, क्वालिफ़िकेशन थी, एग्ज़ाम प्रोसेस थी, और जो आपका इंडिकेटिव सिलेबस था पेपर 1 के लिए और टीयर 1 के लिए, टीयर 2 के लिए, दोनों के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।